नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर एफकेट और साथ साथ में एयरफोर्स के वाई ग्रुप को लेकर जो है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। और ऐसे में आप देखेंगे ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 3 है। आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि आने वाला जो एफकेट का एग्जाम है और साथ ही साथ में एयरफोर्स का एग्जाम है ना, दिसंबर के लगभग आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको फरवरी में एग्जाम देना है एफकेट का और अप्रैल के लगभग आपको एग्जाम देना है किसका, एयरफोर्स का। तो इन सारे चीज़ों में आपकी कितना जो है जीके जीएस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सारे जो टॉपिक्स हैं उनसे एक हम क्वेश्चंस निकाल कर ला रहे हैं ताकि आपका एक अच्छा प्रैक्टिस बने और एक अच्छी तरह से आप जो है इनको पढ़ सकें। चलिए क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड। बताइए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लिख रखे हैं जिनका पर्टिकुलर यूज्ड है। ठीक, भूकंप मापने के लिए कौन सा जो है यंत्र यूज किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं वायुदाब, क्या कहते हैं, वायुदाब को मापने का यंत्र है। ठीक, थर्मोमीटर हमारे टेम्परेचर यानी तापमान को मापता है। ठीक, उसके बाद है सिस्मोमीटर, ये मापता है अर्थक्वेक। और हाइड्रोमीटर जो है ये आपके पानी का जो गहराई है उसको मापने के लिए जो है यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। तो राइट आंसर आपको पता है कि क्या हो चुका है, सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखा जो है यही यूज किया जाता है किसमें, आपका यहाँ पर अर्थक्वेक को मापने के लिए। आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में भूकंप लेख ही हो चुका है। तो राइट आंसर आप ऐसे ही लगा सकते हैं नॉर्मल भी, थोड़ा बहुत सोच समझ के। अगला क्या है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने खोजे थे। तो मैंने कल ही बताया था शायद लास्ट क्लास में कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन, है ना। इसकी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। और इस प्रिंसिपिया ने इसमें बताया कि यहाँ पर कोई वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर फेंका जाए कहाँ, आसमान की ओर, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होता है, वापस धरती पर आ जाता है। उसका कारण है कि धरती जो है यानी जो हमारा अर्थ है ये क्या करता है, एक फोर्स आपका जनरेट करता है और उसी फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और इस गुरुत्वाकर्षण को लेकर इन्होंने 3 नियम दिए थे। नंबर 1 लॉ ऑफ इनर्शिया, नंबर 2 F = ma, है ना, और नंबर 3 प्रत्येक क्रिया की बराबर एम विपरीत प्रतिक्रिया। अर्थात कोई वस्तु अगर हम पे इतना बल लगा रही है तो उस वस्तु के द्वारा यानी वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को उसका ही अपोजिट बल जो है आपका लगता है। जैसे एक घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा चल रहा है ज़मीन के ऊपर, तो घोड़ा जितना बल लगा रहा है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन भी उसको उतना बल दे रही है। तो ये जो है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। और फर्स्ट लॉ है जो है इनर्शिया का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर आइजैक न्यूटन होगा। क्या होगा, आइजैक न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। बताइए भारत में कौन सा राज्य भारत में मसालों का बगान या बगीचा कहा जाता है ना। बगीचा पूछा है आपसे, ठीक, बगीचा यहाँ पे गार्डन पूछा है तो वो कहा जाता है कि कर्नाटक, असम और तमिलनाडु। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं बच्चों, और इन्हीं मसालों की सुगंध लेते लेते जो है यूरोपियंस भारत में पहुंचे थे। आपको याद हो 1498 में पुर्तगाली ट्रैवलर जो थे, है ना, पुर्तगाली ट्रैवलर जिसमें नाम आता है वास्को डिगामा। किसका आता है, वास्को डिगामा। कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा 1498 में। और जब ये भारत पहुंचा बच्चों तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचा, कालीकट में। कहाँ पर पहुंचा, कालीकट में। और कालीकट कहाँ है, तो केरल में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करती, और जीके को आप जितना इजीली आप यहाँ पे कंटेन करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ग्लैंड्स पूछा है बच्चों, है ना। ग्लैंड्स जो होती है या क्या पैनक्रियाज है, नहीं है। क्या थायराइड है, नहीं है। क्या किडनी है, नहीं है। यहाँ पर आपका जो लार्जेस्ट ग्लैंड आएगा तो वो आएगा लीवर। सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है हमारे यकृत होता है। अगला है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। बताइए इनमें से कौन सा आपके भारतीय हैं जो स्पेस में गया है। तो वो है बच्चों राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा पहले ग्रुप कैप्टन थे जो आपके कहाँ पहुंचे, स्पेस में पहुंचे। ह्यूमन इन स्पेस में फर्स्ट इंडियन आता है राकेश शर्मा। ये यूएसएसआर की कॉपरेशन से जो है गए थे, उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था। आज वर्तमान में सुधांशु ग्रुप कैप्टन सुधांशु जो है, ये अभी वर्तमान में ग्रुप कैप्टन सुधांशु जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय हो गए, और वहां पे रुकने वाले भी क्या हो गए, पहले भारतीय हो गए। नाम क्या है, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सुधांशु
जो है शुक्ला। अगला है व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स इन कंप्यूटर। सीपीयू का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल सी यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नहीं, यहाँ पे कंट्रोल लिखा है तो ये गलत हो जाएगा ना, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्रीलंका का कैपिटल वैसे तो अगर कैंडी है नहीं है, जाफना है नहीं है, माले नहीं है, कोलंबो है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोलंबो इज अ करेक्ट आंसर। पर आपको याद रखना का पड़ेगा जयवर्धनपुरे कोट्टे, जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये जो है वर्तमान में क्या हो चुका है, श्रीलंका का लेजिस्लेटिव कैपिटल बन चुका है और फॉर्मर कैपिटल भी बन चुका है। मतलब अगर कहें कि ये श्रीलंका का एक्चुअल कैपिटल अब हो चुका है जयवर्धनपुरे कोट्टे, है ना, तो यही हमें ध्यान रखना है। अगला है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस भाग में लिखा है? तो बच्चों यहाँ पे देख लो, भाग 2 ये लिखा है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पार्ट 2 सिटीजनशिप, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है या ब्रिटिश जो है आपके हुकूमत से लिया गया है हमने सिटीजनशिप, जो कि कैसा है, सिंगल टाइप का है। कैसा टाइप का है? सिंगल। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, क्या लिखा है पार्ट 3 में? फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने यूएसए से बोरो किया है। कहाँ से? यूएसए से। फिर लिखा है पार्ट 4 डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिए है आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक। फिर लिखा है पार्ट 5 जो कि है यूनियन, क्या है? यूनियन, यानी जिसे हम कहते हैं संघ, और ये संघ जो है बच्चों ये है भाग 5 में। अब आर्टिकल में थोड़ा सा बता दूं, ये है 5 to 11 जो कि है आपका क्या, यहाँ पे पार्ट 2 सॉरी, और ये है आपका 11 मतलब 12 to 35, ये है आपके पार्ट 3, आपके है 36 से 51 पार्ट 4, और फिर आता है 51A जो कि आता है पार्ट 4A जो कि है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जिसे हम कहते हैं, ठीक। और फिर आता है पार्ट 5 जो कि आता है आपका कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से लेके तो 151 तक, जिसमें सारे यूनियन का स्ट्रक्चर आता है 52 से लेके तो कहाँ तक, 51 तक, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। बताइए किस राज्य की मतलब पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो इंदिरा गांधी जो है, ये तो आपका क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गई, लेडी प्राइम मिनिस्टर। विजय लक्ष्मी पंडित वाज दी फर्स्ट फॉरेन कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और चेयरमैन भी रही है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारी यूनाइटेड नेशन यानी फॉरेन से रिलेटेड हो गई। फिर सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू। देखो बच्चों, अब जैसे ध्यान देना, अगर आपसे सीएम का पूछे विच वन वुमेन वाज दी फर्स्ट इंडियन चीफ मिनिस्टर, है ना, तो वो आएगी सुचेता कृपलानी, क्योंकि आपके नॉर्थ इंडिया में कृपलानी मतलब नॉर्थ इंडियन होगा कोई, है ना। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीएम है पहली, और जो कि ओवरऑल इंडिया की फर्स्ट सीएम भी है। और अगर नायडू आएगा तो आप लगाएंगे यहाँ पे क्या, आपकी गवर्नर, क्या लगाएंगे, गवर्नर। तो गवर्नर का क्वेश्चन आएगा तो ये लगाएंगे। अभी इस बार सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा है ना, ध्यान से देखना। सीडीएस के जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उस पेपर में ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया है कि बताइए इनमें से कौन सी महिला पहली भारत की पहली महिला राज्यपाल है। और यही क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए हैं, यकीन मानिए कि मतलब बच्चा इतना भी नहीं जानता कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो कौन है, या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है तो वो कौन है। प्रधानमंत्री आपको पता है ना, शायद विजय लक्ष्मी के बारे में नहीं पता हो तो विजय लक्ष्मी के बारे में भी लिख लेना। देखो क्या होता है कि इजी क्वेश्चन हम इजी समझ लेते हैं, बट इजी नहीं होते हैं, वो हमें थोड़ा सा आपके डाइवर्ट कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि इतना इजी कैसे पूछ लिया होगा, और इसका आंसर तो मैं जानता हूँ, टिक करते करते गलत कराते हैं। तो राज्यपाल पूछा है तो सरोजिनी नायडू, मुख्यमंत्री पूछा है तो सुचेता कृपलानी, दोनों उत्तर प्रदेश की हैं। अगर आपसे पूछ ले यूनाइटेड नेशन में चेयरमैन कौन है फर्स्ट वुमेन, या फॉरेन जो है यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करने वाली वुमेन कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। और देश की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन है, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। तो ये सारी चीजें हो गई। अगला है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ एयरफोर्स डे। अभी आपको पता है आज डेट है ना, और अभी अक्टूबर चल भी रहा है, तो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एयरफोर्स डे। राइट आंसर में इज बी 8 ऑफ अक्टूबर। नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर। और इंडियन आर्मी तो आपको पता ही है, ठीक। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेस आपके जो है यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों ग्रीन हाउस होता क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो, है ना, तो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब आप देखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो विद्युत है
है ना। इलेक्ट्रिसिटी या जिसे हम कहते हैं विद्युत जो है, इस विद्युत का हम इंडिया का 1/3 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आज भी हम कोल से आपके डिजर्व करते हैं, मतलब कोल से ही हम इसको, मतलब कोयले से ही हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, कोयला। अब कोयले जो है ये खदानों में मिलता है और खदानों से निकालने के बाद ये आपके रिसाइकल नहीं होता, मतलब ये आपके कैसा है, आपके नॉन जो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। अब जब ये मिलता है इसको थर्मल प्लांट में ले जाया जाता है, थर्मल प्लांट में जलाया जाता है और जलने के बाद इससे गैसेस निकलती है और उन गैसेस में होता है आपका CO2। क्या होता है? CO2। ठीक, पहला तो हो गया CO2 का ये इंग्रेडिएंट। दूसरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन और आपकी लाइक प्लांट्स। तो ह्यूमन क्या करता है, O2 को प्लांट से आपका क्या करता है, यहाँ पर ऑब्जर्व करता है और CO2 को जो है यहाँ से छोड़ता है और CO2 कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और O2 जो है आपके छोड़ते हैं क्या, आपके जो है प्लांट्स। ठीक, प्लांट जो है O2 को छोड़ते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम O2 को आपके क्या करता है, कंज्यूम करता है और CO2 को छोड़ता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो है अगर धीरे धीरे पेड़ कम होंगे तो ह्यूमन जो पॉपुलेशन है ये तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अगर पेड़ कम होंगे तो क्या बढ़ जाएगा, वो आपके एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ जाएगा। ठीक, तो दूसरा CO2 का सोर्स क्या हो गया आपका, क्या यहाँ पर एनवायरनमेंट में CO2 का बढ़ने का मेन पर कारण वो हो गया इस तरह से कि प्लांट की कमी। तो दो कारण है जिससे कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है। अब CO2 बढ़ेगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनिए। ये बच्चों ये हमारे क्लाउड है, क्या है, ये हमारे क्लाउड है, दिख रहा है आपको, ये है ना, मैं बना तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन ये क्लाउड है। अरे यार ये बात समझ में। अब ये क्लाउड्स क्या होते हैं, जैसे हमारा घर का एक बजट होता है वैसे ही आपके अर्थ का भी एक बजट होता है। अर्थ जो है एक पर्टिकुलर मतलब कहते हैं रेशियो में आपके सन टेम्परेचर को, आपके जैसे जो सन का फोकस है जैसे जैसे पृथ्वी पर होता है, तो अल्टीमेटली आप देखते हैं दिन और रात इसी कारण हो रहा है, पृथ्वी और सूर्य की गतियों के कारण। तो सूर्य जो है इसका जो प्रभाव होता है पृथ्वी के ऊपर, तो अर्थ जो होती है एक बजट लेकर चलती है। इस जो भी आती है प्रकाश की किरणें, इनका एक बजट बनाती है। इसमें बजट में से अगर हम कहें कि 100% लाइट जो है हमारे अर्थ पर आती है, तो इसमें से कुछ ऐसी लाइट है जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाती है एनवायरनमेंट से और कुछ लगभग 30 to 40% जो है लाइट हमारे एटमॉस्फेयर पर आती है और फिर यहाँ से भी हमें जितना यूज़ होता है उतना हम लेते हैं, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। जब ये अर्थ से क्या है, अर्थ से ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, ये जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, ये गर्मी जब हीट जो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जब ये क्लाउड्स आ जाते हैं तो ये गर्मी जो है बाहर नहीं जा पाती। आरिवासन में ये क्लाउड जमने के कारण गर्मी बाहर नहीं जा पाती। आपने देखा होगा कभी कभी बारिश हुई, अभी बारिश का मौसम निकला ही है रिसेंटली, तो बारिश तो हो जाती है लेकिन बारिश होने के बाद भी आप देखेंगे कि जैसे ही बादल बन गए, बादल आ गए, खाली बादल आ गए, तो उन खाली बादल के कारण जो है बारिश के होने के बाद भी राहत नहीं पहुंचाते, गर्मी और बढ़ जाती। गर्मी बढ़ने के कारण क्या है, अगर यहाँ पे क्लाउड्स आ गए तो जो गर्मी सूर्य के द्वारा आई है, जो प्रकाश सूर्य के द्वारा आया है, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, वो बादल के कारण क्या होता है, वहीं सतह पर रुक जाता है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है। और अगर इन बादलों के नीचे अगर वातावरण में ज़्यादा CO2 है आपके, और अगर CO2 यहाँ पे जम गई तो यकीन मानिए कि ये CO2 जो है इस टेम्परेचर को इससे बाहर जाने कभी भी नहीं देगी, और जब नहीं देगी तो इसके कारण जो आपकी गर्मी बनने लगेगी, उसी गर्मी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थात CO2 का यहाँ पे बादलों को रोकना या CO2 के कारण बादलों का बनना, जिससे कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है CO2 गैस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां यूज किए जाते हैं जहां पर ठंडे प्रदेश हैं। कैसे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश हैं। ठंडे प्रदेशों में क्या किया जाता है, आपके जहां पर प्रकाश आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, तो वहां लोग क्या करते हैं, खेती कैसे करते हैं, बड़े बड़े कांच के कंटेनर बना लेते हैं। उन कंटेनर में जैसे ही लाइट आता है तो वो लाइट आ तो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद ये CO2 छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, कांच के ऊपर ही सतह पर CO2। जैसे CO2 जाती है तो ये लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके कांच से बाहर नहीं जा पाती और यहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन ये अगर कहाँ हो, रियल में क्लाउड्स के फॉर्म में हो, तो आप देखेंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडिया विन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये तो सबको पता है, भारत ने अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता। एनडीए में देखो इस बार विराट कोहली पूछा था, है ना, तो 1983 में, आपको याद हो, भारत अभी तक 3 बार ही विश्व कप जीता है ना। 1983 फर्स्ट वन इज कपिल देव, second one is 2011 MS धोनी and third one is 2023 रोहित शर्मा। अरे क्लियर, तो ये 3 वर्ल्ड कप हैं जो भारत ने आपकी काफी अंतराल में जीते हैं। चलते हैं अब आगे। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इन
सेल्सियस। बताइए समुद्र तल पर जो है उबलने का तापमान कितने डिग्री होना चाहिए? आपको पता है कि समुद्र तल पे या किसी भी तल पे जो है पानी के उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी वर्तमान में भारत में होता है वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिनों में। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर है ये। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ एलोरा आर इन विच स्टेट? बताइए जो फेमस रॉक कट एलोरा टेम्पल है या जो शैलकृत मंदिर है एलोरा का वो कहाँ है? बच्चों ये ध्यान रखिएगा 1983 में ये फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट है इंडिया का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि है औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट, डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के लिए सबसे बड़ा जो आपके रिस्पॉन्सिबल जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो डीआरडीओ है। और डीआरडीओ के इनोवेशन जो है उससे क्वेश्चंस एफकेट में है ना, एफकेट में मतलब किसको या इससे रिलेटेड अगर फैक्ट को नहीं पढ़ा तो आप मान के चलिए कि आपने 10 से 12 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप डीआरडीओ के मार्क्स से खा जाओगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यही पहला आंसर ही सही लग रहा है मुझे तो, है ना, बाकी सब तो गलत लग रहे हैं। रक्षा संचालन है ना, तो ये आपके ऑपरेशनल नहीं ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया? कल ही परसों जब बताया था कि 1975 में यूएसएसआर की मदद से, यानी जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, आज का रशिया है, इसकी वजह से हमने आर्यभट्ट भेजा था बच्चों, है ना। अगला है हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन जो है किसके द्वारा की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में, है ना। कहाँ पर? बॉम्बे में। उस समय के बॉम्बे और आज जो है मुंबई। बॉम्बे में ग्वालिया टैंक जो है जगह है, और इस टैंक नामक जगह पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपके फॉर्मेशन हुआ है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है ग्वालियर टैंक बॉम्बे 1885 में 28 दिसंबर। और इसके फाउंडर जो होते हैं वो होते हैं एओ ह्यूम ऑक्टिवन एवन ह्यूम जो है कहा जाता है। और ये एक्टिवन ओवन ह्यूम जो है ये आपके एक सेक्रेटरी थे, है ना। और इन्हीं के द्वारा एक आपके पत्र है लोकमित्र, ये ध्यान रखना, इनका एक पत्र है लोकमित्र जो इनके द्वारा लाया गया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकमित्र किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा, है ना। तो ये है फाउंडर। और इसका पहला जो आपके अधिवेशन होता है, सेशन जो होता है वो बॉम्बे में ही होता है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक लैटिन वर्ड है, एक क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। इतनी बात क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ। काली मिट्टी जो है किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है बच्चों? ध्यान से देखें, भारत में काली मिट्टी, इसे रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर भी कहा जाता है। सेल्फ कल्टीवेट भी कहा जाता है बिकॉज ये आसानी से कल्टीवेट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्म होती है, फॉर्म्ड, है ना। कैसे फॉर्म होती है? क्या होता है कि जब आपके लावा जो है, लावा मतलब जो आपके कहे के भूकंप के कारण जो भूकंप कह लो, अर्थक्वेक कह लो, या फिर हम कह रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो लावा आता है उस लावा से बनता है बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट है ना, डेक्कन ट्रैप में, डेक्कन ट्रैप जो है आपके रॉक जो फॉर्मेशन होता है उसमें बेसाल्ट रॉक बनती है। और इस बेसाल्ट रॉक के इरोजन और आपके क्या अपरदन से, अपक्षय और अपरदन से यहाँ पे ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है, ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। और ये जो ब्लैक सॉइल है इसका यूज किया जाता है आपके या तो सोयाबीन में, मतलब सबसे कंफर्टेबल जो आपकी प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का, या फिर होता है कॉटन का, या फिर होता है मूंगफली यानी ग्राउंड नट का। इतनी बात क्लियर है? तो ये हमारे क्या हो गए? ऑप्शन हो गए। और हमारा राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर आप सबको पता ही है, कपास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी? बताइए इनमें से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है ना। तो यहाँ पे नवीकरणीय पूछा है बच्चों, रिन्यूएबल, जिसे बार बार रिन्यू किया जा सके। आप देखेंगे पेट्रोल वन टाइम यूज किया होता है, इन्हें नॉन रिन्यूएबल है। ठीक, नेचुरल गैस ये भी नॉन रिन्यूएबल है, एक बार निकलती है उसके बाद खत्म। फिर है कोल, ये भी नॉन रिन्यूएबल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। सन लाइट जो होती है उससे आपका जनरेशन जो होता है पावर का वो होती है सोलर एनर्जी। अगला है द इंडियन एयरफोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड। इंडियन एयरफोर्स की फाउंडेशन कब होती है? 8 अक्टूबर
इन 1932 इंडियन एयरफोर्स वॉर एस्टैब्लिश्ड। ठीक, तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चंस। और 20 क्वेश्चंस को करने का एक ही मोटिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छे से सॉल्व करो, और ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो, क्लियर हो, आपके फैक्ट क्लियर हो, आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, एटलीस्ट आप उन टॉपिक को बार बार रिकॉल तो करो। तो ऐसे में ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्त, तो चैनल को वीडियो को शेयर करिए, है ना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक और कमेंट का बटन दबाते जाइए, है ना। बताइए कि कैसा रहा वीडियो और किस तरह से आपको और कौन कौन सी चीज़ें से संबंधित आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके प्रैक्टिस सेट वाइज जो है डिलीवर करता जाऊँगा। ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए बच्चों फोर्थ डिफेंस एकेडमी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।